वेलकम बैक टू एडविस लर्निंग लिव टू लर्न। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन देखा था, वेयर वी स्टडीड अबाउट लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। हमने यहाँ से स्टूडेंट्स इनके रिलेशंस भी डिराइव किए थे कि एरियल एक्सपांशन का कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपांशन से कैसे वेरी करता है एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, एंड वी गॉट दिस इक्वेशन। ओके, सो आई होप यू ऑल रिवाइज्ड अप टिल दिस। जो नया टॉपिक हम आज स्टडी करने वाले हैं दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक, हीट इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, यहाँ से हम हीट के कैलकुलेशंस पे आएंगे और यहाँ से विल रिलेट दिस टॉपिक टू कैलोरीमेट्री, एंड कैलोरीमेट्री से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आते हैं। इट इज़ क्वाइट एन ईजी टॉपिक। आपको ये 10th स्टैंडर्ड में भी था, रिलेट करना काफ़ी ईजी है, एक ही फॉर्मूला पे काफ़ी सिंपल टॉपिक रहने वाला है। बट बिफोर वी जंप टू दैट टॉपिक, थोड़े बेसिक्स समझते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना टॉक अबाउट इज हीट इक्वेशन। स्टूडेंट्स, हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसका एसआई यूनिट जूल्स है, ठीक है, सीजीएस यूनिट कैलोरी है। नाउ द थिंग हियर इज कि हम हीट को कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर हीट हमें कैलकुलेट करना है किसी बॉडी में, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी चाहिए कि देयर इज नथिंग कॉल्ड हीट इनसाइड अ बॉडी। इनसाइड अ बॉडी एनर्जी रहता है, उस एनर्जी में से कितना हीट हम एक्सट्रैक्ट कर सके, एक बॉडी में से हीट कितना एक्सट्रैक्ट करें, हम वो कैलकुलेट करते हैं। सो जो हम हीट कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं, दोज आर बेस्ड ऑन ट्रांजिट एनर्जी। एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। ओके, सो द फॉर्मूला फॉर हीट आप सबको याद होगा, हीट को हम Q से डिनोट करते हैं। आई शुड राइट इट हियर। सो हीट ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, मास ऑफ द बॉडी, जिसको हम M से डिनोट करते हैं, इनटू स्पेसिफिक हीट। नाउ अगर आपको स्पेसिफिक हीट याद है, बहुत अच्छी बात है। इफ नहीं याद तो इस पर हम काफ़ी डेप्थ में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड इनटू डिफरेंस इन द टेम्परेचर, डिफरेंस, दिस इज डेल्टा टी। सो अगर मुझे सिंबल्स में सिर्फ इक्वेशन लिखना है तो माई इक्वेशन इज Q इज इक्वल टू M इंटू स्पेसिफिक हीट S इंटू डेल्टा T। ये स्टूडेंट्स, दिस इज माई फाइनल इक्वेशन फॉर हीट। यहाँ पे M ये हमारा मास रिप्रेजेंट करने वाला है। सो इनके SI यूनिट्स नोट करते हैं। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। नाउ हमारा जो मेन कंसर्न है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट। पूरा सेशन इस पे डिपेंड करने वाला है कि स्पेसिफिक हीट होता क्या है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। एंड यू माइट हैव हर्ड कि दो टाइप के स्पेसिफिक हीट्स होते हैं फॉर गैसेस, वाइल सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए सिर्फ एक स्पेसिफिक हीट होता है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल से हम समझने वाले, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि होता क्या है एक्चुअली, क्यों हमें दो स्पेसिफिक हीट्स मिलते हैं फॉर गैसेस। नाउ लुक हियर, Q दिस रिप्रेजेंट्स हीट एंड इसका SI यूनिट होता है जूल। मास इसका होगा kg एंड चेंज इन टेम्परेचर। लास्ट सेशन में ही मैंने आपको क्लियरली ये बताया था, चेंज इन टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन्स। द रीजन इज दैट दोनों लीनियर स्केल्स हैं, दोनों के दो टेम्परेचर पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। सो दिस टेम्परेचर माइट बी कैलकुलेटेड इन केल्विन्स और डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होना चाहिए। हीट इक्वेशन काफ़ी सिंपल सा इक्वेशन है। अगर आपको हीट कैलकुलेट करने बोला है विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, आपको मास, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर डिफरेंस, ये तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सिर्फ मास की बात कर रहे हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मास। एक और चीज़ से आप हीट कैलकुलेट कर सकते हो, आपने केमिस्ट्री में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा। दिस टर्म इज कॉल्ड मोलर कंसेप्ट। नंबर ऑफ मोल से भी हम हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक और फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, Q विच इज हीट इज इक्वल टू म्यू इंटू C इंटू डेल्टा T। ये आपके लिए एक और फॉर्मूला हो गया टू कैलकुलेट द हीट एनर्जी ऑफ अ बॉडी। यहाँ पे स्टूडेंट्स म्यू दिस रिप्रेजेंट्स मोल, कितने मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस प्रेजेंट है कंटेनर में, हम उसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। C आपका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये आपका मास से रिलेटेड हीट कैपेसिटी है।
दिस इज स्पेसिफिक हीट एंड दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट. नाउ डेल्टा टी आप सभी को पता है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर. तो टेम्परेचर डिफरेंस. ओके. नाउ जिनको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है व्हाट इज अ मोल, तो मोल को हम फिजिक्स में ऐसा लिख सकते हैं, वी कैन रिलेट इट बाय दिस फॉर्मूला, मास ऑफ अ बॉडी अपॉन मॉलिक्यूलर weight. So dear students, this is small m upon capital M. Okay. मास का ऐसा यूनिट होगा kg, मॉलिक्यूलर वेट का ऐसा यूनिट हो जाएगा kg पर मोल. ये सब हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, जस्ट एक बेसिक रिवीजन है. नाउ हमारा टॉप प्रायोरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे टू गेट दिस, ये मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होगा, and to understand this term in a better fashion, specific heat का actual मतलब क्या होगा. So देखते हैं फिर. From this formula Q is equal to M into S into delta T. क्या मैं ये S का एक फॉर्मूला निकाल सकता हूँ? If I put these two terms on the left hand side, मुझे एक फॉर्मूला मिलेगा, S is equal to Q upon M delta T. My dear students, ये फॉर्मूला आ गया स्पेसिफिक हीट फॉर अ बॉडी. स्पेसिफिक हीट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे हम किससे रिलेट कर रहे हैं, वी आर रिलेटिंग इट विथ मास. अगर आप हमको मास से रिलेट नहीं करना है, अगर हमको मोल्स से रिलेट करना है, तो द फॉर्मूला विल बी C इज इक्वल टू Q अपॉन, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस C इज राइट हियर ऑन द राइट हैंड साइड. ये दोनों टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा. सो Q अपॉन म्यू डेल्टा T. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि इसका SI यूनिट क्या होगा, एंड फिर SI यूनिट से हम समझेंगे कि ये दोनों टर्म्स का मतलब क्या है. ओके. सो SI यूनिट निकालने का देयर इज दिस सिंपल ट्रिक स्टूडेंट्स कि आप फॉर्मूला के अंदर बेसिक जो टर्म्स है उनका SI यूनिट पुट कर दो उसमें, और वहां पे आपको पूरे फॉर्मूला से जो टर्म है उसका SI यूनिट मिल जाएगा. सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दिस इज हीट. हीट का SI यूनिट होता है जूल, द होल अपॉन स्टूडेंट्स मास का SI यूनिट बोलो जल्दी, किलोग्राम. सो मास का SI यूनिट kg. यहाँ पे डेल्टा T वी कैन राइट इट इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन्स. सी अगर आपको SI यूनिट में सॉल्व करना है वी शुड प्रेफर केल्विन, बट क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में डिग्री सेल्सियस पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सो आई विल राइट हियर डिग्री सेल्सियस. यू कैन राइट इट इन केल्विन, आपके मार्क्स कट नहीं होंगे. ठीक है. सो डिग्री सेल्सियस यहाँ तक क्लियर होना चाहिए. दिस इज द SI यूनिट फॉर स्पेसिफिक हीट. नाउ मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए यहाँ पे फिर से जूल पर मोल, केल्विन नहीं, हम डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस. नाउ हमें SI यूनिट पता चल गया, तो देखते हैं कि ये फिजिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. स्टूडेंट्स अगर मैंने 1 kg का मास लिया, हमारा देखो फिजिक्स में डिफाइन करना ना किसी यूनिट को बहुत सिंपल रहता है. ऑल यू हैव टू डू इज कि जितने भी डिनोमिनेटर के टर्म्स है ना सबको 1 कर दो. आपने सुना रहेगा, हम बचपन से पढ़ते हैं स्पीड का डेफिनेशन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. सो डिनोमिनेटर में हम यूनिट यानी 1 रखना चाहते हैं, तो सारे डिनोमिनेटर के टर्म्स को 1 कर दीजिए. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि यहाँ पे मास को मैं लिखने वाला हूँ 1 kg. चेंज इन टेम्परेचर को मैं बोल रहा हूँ 1 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ से स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट होगा आपका हीट रिक्वायर्ड बाय 1 kg बॉडी टू इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. सो कहने का बहुत सिंपल सा मतलब है, अगर हमने लेट्स से 1 kg ऑफ वाटर लिया है और हमें वो वाटर 14 डिग्री सेल्सियस पे मिला है, मुझे टास्क ये मिला है कि मुझे उसको 15 डिग्रीज तक लेके जाना है. सो जब मैं पानी को गर्म करूंगा मुझे उसको हीट सप्लाई करना पड़ेगा. द हीट सप्लाइड, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय दैट 1 kg ऑफ वाटर टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस विल बी माई स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर. सो यहाँ से स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट आई होप आप सबको समझा रहेगा. 1 kg ऑफ मास को 1 डिग्री सेल्सियस से जितना मुझे हीट सप्लाई करना पड़ेगा टू इंक्रीज दैट टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज द स्पेसिफिक हीट. सिमिलर फैशन में मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मोलर स्पेसिफिक हीट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट
amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin by this 1 mole of substance. काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है, समझने के लिए काफ़ी ईजी है. हमको ये भी पता है कि फॉर वाटर स्पेसिफिक हीट इज 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन और डिग्री सेल्सियस. सो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर 1 kg ऑफ वाटर हमारे पास है एंड वी नीड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ इट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वी नीड टू डू इज सप्लाई इट बाय 4.18 किलो जूल्स ऑफ हीट, तब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा. नाउ स्टूडेंट्स, इफ दे आस्क वी नीड टू डिक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, सो जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे आपको समझना चाहिए दिस डेल्टा टी, दिस टेम्परेचर विल बी नेगेटिव. सो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा स्टूडेंट्स, एंड व्हेन नेगेटिव साइन आया इसका मतलब ये होगा कि हीट लॉस हो चुका है, बॉडी से हीट बाहर जा चुका है. हीट अंदर आया, टेम्परेचर विल इंक्रीज, हीट बाहर चला गया, टेम्परेचर विल डिक्रीज. द नेगेटिव साइन इन आर न्यूमेरिकल्स विल टेल अस कि हीट बॉडी से बाहर जा चुका है. गॉट इट? गुड. सो स्पेसिफिक हीट ये रिप्रेजेंट करेगा, मोलर हीट ये रिप्रेजेंट करेगा. नाउ मूविंग ऑन, हीट कैपेसिटी क्या होता है? बिकॉज दिस टर्म इज यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स. ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, ये बस दो फिजिकल टर्म्स का प्रोडक्ट है, उसको ये लोग हीट कैपेसिटी बोलेंगे. सो ध्यान दीजिएगा, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओके, सो हीट कैपेसिटी मैं सिंपल टर्म्स में बोल सकता हूं, मास ऑफ द बॉडी लो और उसे स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट. दिस इज योर हीट कैपेसिटी. स्टूडेंट्स, अगर किसी ने आपसे मोलर हीट कैपेसिटी पूछा तो आपका दिमाग फास्ट काम करना चाहिए कि यहां पे हम मास की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे. यहां पे हमने मास की जगह क्या किया था? मोल्स को रिप्लेस किया था. सेम कंसेप्ट हम यहां पे करने वाले हैं. व्हाट वी विल राइट हियर इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. कौन सा वाला? मोलर. मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू मोलर हीट कैपेसिटी. यहां पे मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू मोलर स्पेसिफिक हीट, ये टर्म आ जाना चाहिए. ओके, सो ये दो फॉर्मूलेज. आई एम नॉट सेइंग आपको ये ऐसा याद हो जाना चाहिए, बट न्यूमेरिकल्स में समटाइम्स दे डोंट गिव मास स्पेसिफिकली, और आपको टोटल मास नहीं दिया रहेगा. व्हाट दे विल से इज कि किसी बॉडी का हीट कैपेसिटी इतना इतना है, इफ वी आर रेजिंग अ टेम्परेचर बाय सम एक्स क्वांटिटी एंड उसमें हमने सम वाई हीट रिलीज किया उसमें, सो उसका मास कितना होगा. सो ऐसे सिंपल टर्म्स आ सकते हैं. ओके, मूविंग ऑन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने आपको एक बार बता दिया है. इट इज S इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T. ओके, SI यूनिट जूल पर केजी केल्विन और जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस. प्लीज टेक केयर ऑफ दिस कि आपको यूनिट्स में अगर जूल की जगह किलो जूल दिया है तो उस हिसाब से आपको यूनिट एडजस्ट करने आना चाहिए. ठीक है, 1 किलो जूल इज 1000 जूल्स. नाउ अगर आपको डिफाइन करने बोला कि प्लीज डिफाइन व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स और लिक्विड्स, व्हाट यू विल से इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड. प्लीज नोट दिस डाउन, जो मैं बोल रहा हूं प्लीज नोट कीजिए मेरे साथ. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg, ये वैल्यू मैंने 1 ले लिया, ऑफ 1 kg ऑफ मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन. यहाँ पे जब आप इस फॉर्मूले में ये 1 वैल्यूज पुट कर देंगे आपको स्पेसिफिक हीट मिल जाएगा. सो SI यूनिट जूल पर केजी केल्विन. सिमिलर फैशन में क्या हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं. तो यस, C मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन म्यू इंटू डेल्टा T. सेम वे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज जूल पर मोल केल्विन और
जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस। ओके, काफ़ी सिंपल टर्म्स है ये। अब स्टूडेंट्स, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक वैल्यू रहता है। ओके, गैसेस में सीन थोड़ा अलग है। गैसेस में यू हैव स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्वेश्चन यही आता है कि ये भेदभाव क्यों? आई मीन दोनों के लिए सेम होना चाहिए, बोथ आर स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड में कोई इशू नहीं है, गैस के लिए अलग क्यों? तो इसको एक काफ़ी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए। नाउ लेट्स से सम काइंड ऑफ हीट इज ट्रैवलिंग टू द बॉडी। ओके, बॉडी के अंदर ये एक कंटेनर है, दिस इज अ रिजिड कंटेनर, और इसके अंदर हीट सप्लाई हुआ है। ओके, एक रिजिड कंटेनर है, इसमें हीट सप्लाई हो रहा है, हीट अंदर जा रहा है। इफ हीट इज सप्लाइड टू द बॉडी, क्या मैं बोल सकता हूँ बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, नाउ हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी बॉडी के अंदर आ रहा है। सो यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स लिखना चाहता हूँ, प्लीज इन पे ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज रिजिड कंटेनर। रिजिड कंटेनर का मतलब होगा स्टूडेंट्स कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है इसका? वॉल्यूम कांस्टेंट है। दिस कंटेनर इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मतलब हीट इसके बाहर नहीं जाएगा। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये कंटेनर में मैंने इंसुलेशन लगा दिया है और मैं बस किसी वे में इस गैस को गर्म कर रहा हूं। हीट इसके अंदर जा रहा है, बट मैंने प्रॉपर मेजरमेंट्स लिए कि वो हीट बाहर ना आ पाए। ठीक है, नाउ इफ हीट इज सप्लाइड टू दिस बॉडी, आपको समझ में आना चाहिए कि ये हीट क्या काम करेगा। इस जो गैस है इसके अंदर प्रेजेंट, क्या मैं बोल सकता हूं उसका टेम्परेचर रेज करेगा। सो द टेम्परेचर विल इंक्रीज। सो यहां पे फर्स्ट केस में देख लीजिए मैंने क्या कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम को मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है। सो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। नाउ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैकेनिक्स की तरफ चलते हैं। इफ आई आस्क यू व्हाट इज वर्क डन, सिंपल प्योर फोर्स के टर्म्स में यूल से सर वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बॉडी अगर डिस्प्लेस हो गई तो मैं बोल सकता हूँ काम हो गया, कुछ तो वर्क हो रहा है। इफ दिस इज अ रिजिड कंटेनर, उसके वॉल्स मूव नहीं होने वाले। सो ये जो हीट, यहाँ पे जो भी हीट मैंने लिखा हुआ है, क्या ये हीट अंदर जाने के बाद कुछ वर्क कर रहा है? ना, कोई डिस्प्लेसमेंट वर्क नहीं हो रहा क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं हो रहा है, बॉडी का डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा। तो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन इज जीरो। वर्क डन कौन सा? डिस्प्लेसमेंट वाला। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल शाफ्ट वर्क नहीं हो रहा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वर्क है और वो जीरो है। सो आपको समझ में आ रहा है टोटल जो भी क्यू सप्लाई हो रहा है ये पूरा का पूरा कहाँ यूज हो जाएगा? फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द गैस। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा स्टूडेंट्स, प्लीज प्रॉपर अटेंशन यहाँ पे रखो। ये एग्जाम्पल बुक में नहीं है, बट अगर आपको क्लियरेंस चाहिए यू हैव टू गेट दिस एग्जाम्पल। कांस्टेंट वॉल्यूम है, गैस अंदर भरा हुआ है, इफ वी आर सप्लाइंग हीट टू द बॉडी उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर थोड़ा भी वो कंटेनर मूव हो गया, थोड़ा भी कंटेनर मूव हुआ तो कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, एंड क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम करेगा तो जितना हम हीट सप्लाई करेंगे उसमें से ही कुछ ना कुछ वर्क में वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी हीट वेस्ट नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा कहाँ पे यूज हो रहा है? टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। गॉट इट? नाउ यहाँ पे वर्क डन जीरो है, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। कौन से इसमें? कांस्टेंट वॉल्यूम केस में। सो पूरा का पूरा एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो जाएगा। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट केस यहां पे भी सेम फंडा है। हमने एक कंटेनर रखा है, बट इस टाइम पे ये रिजिड कंटेनर नहीं है, दिस इज अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। और यहां पे इसके ये तीन वॉल्स को मैं रिजिड मानूंगा, मतलब ये तीन वॉल्स में कुछ चेंज नहीं होगा, और मैंने इसके अंदर हीट सप्लाई कर दिया, मैंने कंटेनर में हीट प्रोवाइड किया। नाउ क्योंकि ये रिजिड कंटेनर है तीनों साइड से, तो तीन साइड से तो कोई इशू नहीं होगा, बट व्हाट अबाउट दिस? ये तो एक पिस्टन है एंड दिस पिस्टन कैन मूव फ्रीली। सो दिस इज, अब ये पिस्टन आपको समझना चाहिए कि ये पिस्टन का वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा और इसका एरिया कांस्टेंट है, दिस इज एरिया, एंड यहां से एक वजन, इस पिस्टन का वजन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। ओके, द वेट ऑफ दिस पिस्टन नीचे एक्ट कर रहा है। वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया। क्या इसी को प्रेशर बोलते हैं? नाउ क्या इस पिस्टन का वेट चेंज होगा? नो। क्या इसका एरिया चेंज हो रहा है? नहीं। सो
व्हाट आई एम सेइंग इज कि क्या इसका प्रेशर चेंज होगा, द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, क्या वो चेंज होने वाला है? नहीं. सो इन दिस केस प्रेशर इज कांस्टेंट. सो पिछले केस में हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था, इस केस में प्रेशर कांस्टेंट रखा है. इधर भी हम लोग सेम अमाउंट ऑफ क्यू सप्लाई कर रहे हैं. ओके, अगर हमने पिछले केस में 100 जूल्स किया था, यहाँ पे भी हम 100 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाई करेंगे. इसका इफेक्ट क्या होगा? आप सबको पता है कि व्हेन वी हीट अ बॉडी इट ट्राइज टू एक्सपांड. सो यहाँ पे भी गैस को हीट कर रहे हैं हम, सेम गैस है, क्या ये एक्सपांड करने का ट्राई करेगा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं? सो यहाँ पे भी तो एक्सपांड करने का ट्राई कर रहा था, बट ये पूरा का पूरा सिलेंडर रिजिड है, तो ये गैस को एक्सपांड होने नहीं दे रहा है. ठीक है, आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये एक टाइप का प्रेशर कुकर है जिसमें से प्रेशर रिलीज करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो पूरा गैस उसमें भर जाएगा. यहाँ पे ये एक पिस्टन है जो इजीली मूव हो सकता है. सो अगर ये गैस एक्सपांड हुआ, द पिस्टन विल राइज. क्या ये पिस्टन इतना राइज कर जाएगा? ठीक है, एंड व्हेन द पिस्टन विल राइज, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया? एंड डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा? बिकॉज द गैस इज अप्लाइंग एन अपवर्ड फोर्स. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन. सो पूरा का पूरा जो हीट अंदर सप्लाई हो रहा है, सी इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ऑल द हीट दैट इज सप्लाइड, ये क्या पूरा टेम्परेचर रेज कर रहा है? इसमें से कुछ पार्ट वर्क डन के लिए रहेगा एंड कुछ पार्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो कुछ ही पार्ट में वर्क डन हो जाएगा, आपका कुछ ना कुछ काम हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ पार्ट टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा. सो अब आपको पूरा अपना दिमाग लगाना है और बताना है कि कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा. इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दिस इज P इज कांस्टेंट एंड दिस इज V इज कांस्टेंट. कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में ज़्यादा बढ़ेगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में ज़्यादा बढ़ेगा? सो टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में ज़्यादा बढ़ने वाला है, बिकॉज यहाँ पे हीट पूरा का पूरा अपना ध्यान सिर्फ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर पे दे रहा है. इट इज़ नॉट कंसर्न विथ एनी वर्क डन. वाइल इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस some part of energy supplied by this Q is utilized to do some work. यहाँ पे कुछ displacement work हो रहा है. Hence, temperature change in constant volume process is much higher than temperature change in constant pressure process. So, temperature, or I should write delta T in constant pressure is smaller than delta T in constant volume. Please note this down. Change in temperature for the same heat supplied. For the same heat supplied. So चलो कॉमन सेंस लगाते हैं. Q में भी हमने कांस्टेंट प्रेशर के लिए सेम हीट सप्लाई किया, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए सेम हीट सप्लाई किया. हीट का फॉर्मूला अब भी हमने लिखा था, हीट इक्वेशन MS डेल्टा T. MS delta T, this is for constant pressure, and MS delta T for constant volume. Dear students, mass और mass cancel हो गए. Okay, now आप मुझे बताओ, अगर मुझे specific heat at constant pressure and delta T at constant pressure, इसको मुझे equal करना है specific heat at constant volume and delta T at constant volume. देखिए, कांस्टेंट प्रेशर वाला वैल्यू छोटा है, ये वैल्यू छोटा है, और ये वैल्यू बड़ा है. अगर ये टेम्परेचर छोटा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसको वैल्यू लिख रहा हूँ 2, एंड ये वैल्यू बड़ा है ना कांस्टेंट वॉल्यूम का, हमने अभी देखा. सो इसको मैं लिख रहा हूँ 4. मुझे दोनों साइड इक्वल नंबर्स चाहिए. लेट्स से मैंने यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, इसका वैल्यू रख दिया 5. तो ये कितना हो जाएगा? 5 4s are 20. मुझे इस साइड लेफ्ट में भी अगर 20 चाहिए तो यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए? 10. कहने का मतलब इतना सही है कि अगर टेम्परेचर चेंज इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कम है तो बाय डिफॉल्ट टू मेक द इक्वेशन इक्वल, दोनों साइड इक्वल करने के लिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर has to be greater than specific heat at constant volume. So specific heat at constant pressure is greater than specific heat at constant volume. This is our conclusion. Dear students, ये एक लाइन में टेक्स्ट बुक में लिख दिया है. I have given here 20, let's say 15-10 minutes ये पूरा एक्सप्लेन करने के लिए. प्लीज़ अगर आपको नहीं समझा एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, बट ये एग्जाम्पल दिमाग में रहना चाहिए.
कैसे पिस्टन अरेंजमेंट में, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ पाता जितना हमें एक फिक्स्ड सिलेंडर में बढ़ता है, एक फिक्स्ड कंटेनर में, एंड क्यों इसकी वजह से टेम्परेचर में इनइक्वालिटी है, बट इक्वेशन तो इक्वल है, दोनों साइड क्यू सेम रहना चाहिए, तो इक्वेशन इक्वल है, तो इसलिए स्पेसिफिक हीट एक साइड का ज़्यादा होगा, दूसरे साइड का कम होगा। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है इधर का स्पेसिफिक हीट कम है, सो स्पेसिफिक हीट इन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज लोअर देन स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझा होगा। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से ये पूरे एक्सपेरिमेंट से व्हाट वी हैव लर्न टुडे इज कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, specific heat of a gas at constant pressure will always be greater than specific heat capacity of a gas in undergoing a constant volume process. तो इसको summarize कर देते हैं यहाँ पे. What we are saying is कि specific heat capacity of a gas undergoing constant pressure process, constant pressure यही हमने देखा था, is greater than specific heat capacity of a gas undergoing constant volume process. Got it? Now, moving on, काफ़ी simple और काफ़ी अच्छा concept है ये calorimetry. This concept is basically used to find the value of specific heat capacities for different type of material. जो general material है student, जिनका specific heat हमें पता है, for example water, वो एक standard सब्सटेंस है तो उसका स्पेसिफिक हीट हमें पता है, जैसे मैंने आपको बताया 4.186, और हम उसको राउंड ऑफ करके 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन लिख सकते हैं. कैलोरीमेट्री, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सचेंज. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल टेक टू स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस, वाटर लेंगे हम और कॉपर, ठीक है, एंड इनकी हेल्प से एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट करेंगे. और ये एक्सपेरिमेंट, दिस विल बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी इन और आउट वाला एक्सपेरिमेंट रहेगा ये. और यहाँ पे हम निकालेंगे किसी भी फॉरेन सब्सटेंस, किसी भी अननोन सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू, एस का वैल्यू हम निकालने का ट्राई करेंगे. हाउ विल डू इट? बाय एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. ओके, इट यूजेस कैलोरीमीटर. कैलोरीमीटर इज द डिवाइस, ये कॉपर से बना रहेगा मोस्टली. To make such measurement, it is based on principle of conservation of energy. Objective type question आ सकता है. State the principle on which calorimetry is based. तो कैलोरीमेट्री, यहाँ पे नाम पे ध्यान दीजिए, कैलोरीमेट्री ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, एंड जो डिवाइस हम यूज करने वाले हैं दैट विल बी कैलोरीमीटर. कैलोरी यहीं से नाम डिराइव हुआ है, इट इज द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी, आपको याद होना चाहिए. नाउ ऐसा कुछ ये है डायग्राम कैलोरीमीटर का. दिस इज अ प्रॉपर कैलोरीमीटर. अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है जो मुझे आपको दिखाने थे. यहाँ पे देखिए, व्हाट वी हैव हियर इज एन इंसुलेटेड लेड. दिख रहा रहेगा आपको, ये इंसुलेशन है. व्हेन आई एम सेइंग इंसुलेटेड, तो यहाँ से ये पूरा जो बॉर्डर है दिस इज इंसुलेटेड. एंड इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं होगा. नो हीट विल कम आउट और गो इन थ्रू दिस बैरियर. ओके, अब इसके अंदर यहां पे दिस हियर इज एन वैक्यूम. इस स्पेस में वैक्यूम है, यहां पे हवा नहीं रहेगा. सो हवा का एब्सेंस क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स दैट अगर यहां पे एयर नहीं है तो द रेडिएशन, सिर्फ यही एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा जहां से हीट अंदर बाहर आ सकता है, और एल्स कन्वेक्शन और कंडक्शन नहीं हो सकता. अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो चैप्टर में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट बेसिक आइडिया होगा कि कंडक्शन एंड कन्वेक्शन ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा ये एयर गैप में. सो द पर्पस ऑफ दिस एयर गैप कि वो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर सके, ओनली रेडिएशन कैन टेक प्लेस. तो मोस्ट ऑफ द हीट ट्रांसफर यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा. ये जो अंदर का पार्ट है यहाँ पे, दिस इज द एक्चुअल वेसल जो हमारा कंसर्न रहने वाला है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. ये वेसल इज मेड ऑफ कॉपर, ठीक है, एंड इस वेसल के साथ यहाँ पे एक स्टरर है, ये भी कॉपर का बना रहेगा. ओके, आपको अंदर यहाँ पे ना एक फ्लूइड दिख रहा होगा, दिस इज वाटर. सो द ओनली टू टाइप ऑफ मटेरियल जो कैलोरीमीटर के अंदर है, ध्यान दीजिए, दिस कॉपर वेसल, ये कॉपर स्टरर, ये एक मटेरियल हुआ, एंड दिस फ्लूइड वाटर, ये दूसरा मटेरियल हुआ. नाउ द टास्क हियर इज कि हमें फाइंड करना है किसी स्पेसिफिक मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कितना होगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
लेट्स से कि हमने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट, एक गर्म ऑब्जेक्ट डाल दिया. लेट्स से द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सम काइंड ऑफ मटेरियल एंड ये ऑब्जेक्ट को मैंने पूरा गर्म करके, दिस ऑब्जेक्ट, इस बॉडी को मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट ए, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने स्टेरर के अंदर डाल दिया. नाउ क्योंकि यहां पे एयर गैप प्रेजेंट है, सो आपको समझ में आना चाहिए कि जो हीट ट्रांसफर होगा दैट विल बी ओनली एंड ओनली बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड वाटर एंड कैलोरीमीटर. सो फटाफट यहां पे इक्वेशन लिखते हैं. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना हीट इस बॉडी के पास है, जितना एनर्जी है, वो एनर्जी लूज करना स्टार्ट करेगा. वाई इट विल लूज एनर्जी? क्योंकि ये एक हायर टेम्परेचर पे, हमारा जो कैलोरीमीटर का सेटिंग है वो रूम टेम्परेचर पे है. ओके, सो ये हायर टेम्परेचर पे ये बॉडी, सो दिस बॉडी ए विल लूज हीट. सो हीट लॉस्ट बाय, सपोज ये जो बॉडी ए है, इसका जितना भी हीट लॉस हुआ है, आपको समझ रहे हैं, उतना ही हीट वाटर और कैलोरीमीटर गेन करेगा. यार पानी ठंडा है, उसमें कुछ गर्म चीज डाल दोगे तो हीट विल स्प्रेड ना, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. सो यहाँ पे पानी और ये कैलोरीमीटर, इसके अंदर हीट चला जाएगा. सो हीट लॉस्ट बाय ए इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर. सो यार अब भी लाइक हार्डली 15 मिनट्स हुआ रहेगा, हमने जस्ट हीट का फॉर्मूला देखा है, हीट इक्वेशंस देखे हैं. सो ये हीट इक्वेशंस हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. हीट लॉस्ट बाय ए, तो हीट लॉस जो कर रहा है वो ए विल बी इक्वल टू मास ऑफ ए इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इनटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये मास हम रख रहे हैं ना अंदर कैलोरीमीटर के, वी वुड नो उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है. आपकी मर्जी है, यू कैन रेज इट टू 100, 200, 300, 500 डिग्री सेल्सियस, आपकी मर्जी है. सो इसका इनिशियल टेम्परेचर हमें पता होगा. ओके, सो टू राइट इट इन अ बेटर वे, मैं एक काम करता हूँ, इसको इनिशियल एंड फाइनल के टर्म्स में लिख देता हूँ. टी, जो इनिशियल टेम्परेचर है उसको मैं टी ए बोल रहा हूँ एंड फाइनल टेम्परेचर को मैं टी बोल दूंगा. गॉट इट? नाउ दिस विल बी इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वेशन पे ध्यान देना, हीट गेन्ड बाय वाटर. वाटर के लिए हम सेम हीट का फॉर्मूला यूज करेंगे, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर. सो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर. सो चेंज इन टेम्परेचर के लिए ना, चेंज इन टेम्परेचर के लिए फाइनल टेम्परेचर को मैं T अज्यूम कर रहा हूं, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर. आप एक छोटी सी चीज नोट कर सकते हैं हियर, फाइनल टेम्परेचर जो T था, जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर रहेगा पूरे बॉडी का, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ये TA से ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे TA से कम है, इसलिए TA माइनस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. यहाँ पे इसका फाइनल टेम्परेचर T रहेगा, वो ज़्यादा रहेगा TW से, इसलिए उल्टा लिखा गया है ताकि नेगेटिव साइन अवॉइड हो जाए. ओके, नाउ आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए. ओके, सो ये इक्वेशन हो गया, हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर. तो कैलोरीमीटर का मास mc, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर SC इंटू डेल्टा T. सो T माइनस TC. प्लीज इस पॉइंट पे ध्यान देना जो मैं बोलने जा रहा हूं, द टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर. अगर आपने एक बॉटल में पानी भर दिया है, जितना टेम्परेचर उस बॉटल का होगा उतना ही टेम्परेचर पानी का होगा ना. एंड इफ नहीं हुआ स्टूडेंट्स, आप बोल सकते हो सर ठंडा पानी भर दिया तो बॉटल का टेम्परेचर तो ज़्यादा है उससे, तो आप उसको जब कुछ टाइम के लिए रख दोगे, द टेम्परेचर विल कम टू इक्विलिब्रियम बिकॉज हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस. सेम चीज़ यहाँ पे होगा. सो टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर विल बी इक्वल. तो यार इस इक्वेशन में हमको क्या क्या नहीं पता है, चलो वो छोड़ो, क्या पता है वो देखते हैं. ओके, व्हाट डू वी नो इन दिस इक्वेशन? द मास ऑफ द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस हम डालने वाले उसका मास तो पता रहेगा ना यार. सो मास हमें पता है, यहां पे लिख देता हूं, वी नो द मास ऑफ द सब्सटेंस. इनिशियल टेम्परेचर उसका, हम उसको गर्म कर रहे हैं तो पता चल जाएगा. ओके, फाइनल टेम्परेचर कैसे पता चलेगा? सो यू मे नोटिस हियर कि
ये थर्मोमीटर है. Thermometer will tell us the final temperature of the whole setup, that is calorimeter, water and the stirrer. Okay, so we know the final temperature, we know mass of water, we know specific heat of water. I've told you it is 4.18 kilojoule per kg Kelvin. We know the final temperature because of this thermometer. We know initial temperature, पानी हम ही भर रहे हैं, हमको पता है. कैलोरीमीटर का मास पता रहेगा. ये डिवाइस जब खरीद रहे हो आप, आपको पता रहेगा, इसके स्पेसिफिकेशंस दिए रहेंगे. You will know the mass. You know the specific heat of calorimeter. Calorimeter is made of copper. The specific heat is 0.1 kilojoule per kg Kelvin. Final और initial temperatures पता है, तो बचा क्या? बचा सिर्फ ये. Now this is turned into a linear equation with one variable. सिर्फ एक वेरिएबल है इक्वेशन में, बाकी सारे टर्म्स आपको पता है. This is a pretty simple job. ये 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी कर सकता है. सारे वैल्यूज रखने हैं. You'll find specific heat of the material A. कितना ईजी है ये. कुछ नहीं करना, सब्सटेंस को अंदर डाल दिया, यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज आया, जो टेम्परेचर में चेंज आया हमने टी फाइनल नोट कर लिया. प्रीटी सिंपल. ये टी फाइनल रहेगा. अगर आपको लिखना है तो आप इसको टी फाइनल ऐसा लिख सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट कैलोरीमेट्री. सिर्फ आपको समझना है कि यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा यूज हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, और आई शुड से प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, और यहाँ पे तीनों सब्सटेंसेस के हमने मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी किया, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा. प्रीटी सिंपल. ओके, सो बिफोर वी मूव ऑन, लास्ट एक छोटा सा टॉपिक मुझे डिस्कस करना है आपसे, एंड दैट टॉपिक इज चेंज ऑफ स्टेट. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे चेंज ऑफ स्टेट से, बट ये बेसिक्स थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए. सो दिस राइट हियर स्टूडेंट्स इज, लेट्स से द स्टेट ऑफ सॉलिड, दिस हियर इज state of liquid, and this right here is state of gas. तो 3 states of matter है हमारे पास. Now आपको ये सबको पता रहेगा कि solid में molecules are closely packed because the intermolecular force of attraction is maximum in solids and minimum in gases. Hence gases are loosely packed. काफी दूर दूर रहते हैं gases. Okay, so जब हम यहाँ पे solid से सॉलिड्स को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सॉलिड दे स्टार्ट टू वाइब्रेट विगरसली, और वो एक दूसरे से दूर होने लगेंगे. जब वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, व्हाट हैपेंस हियर इज कि सॉलिड एक्सपांड होगा. यही हमने लीनियर एक्सपांशन में देखा. बट आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर द हीट सप्लाइड विल स्टार्ट टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स. वो बॉन्ड को दूर करने लगेगा. जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो इतना ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे कि दे विल ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मॉलिक्यूल्स दूर होने लगेंगे. दिस पॉइंट जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है, मॉलिक्यूल्स दूर होने लगते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. एंड इस पॉइंट पे आपका पूरा का पूरा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में. एंड दिस यहाँ पे इसको ही हम बोलते हैं फेज चेंज. ओके, सो सॉलिड टू लिक्विड यू हैव फ्यूजन, फेज चेंज हो गया है. द टेम्परेचर एट विच फ्यूजन हैपेंस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. ओके, at 1 atmospheric pressure the temperature at which fusion happens is called the melting point of this substance. फिर liquids में भी सेम ही होगा स्टूडेंट्स. हम हीट करते जा रहे हैं, after a certain point it will convert into gas. So liquid to gas, this part we call it boiling या vaporization. कुछ यहाँ पे Z यूज करते हैं, कुछ S यूज करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, आपकी मर्जी. Now, vaporization में क्या होगा, liquid will convert into gas. At 1 atmospheric pressure, the temperature at which liquid converts to gas is called boiling point, and इस पूरे प्रोसेस को vaporization बोलेंगे. Now, इसका उल्टा भी हो सकता है, gas to liquid. गैस से लिक्विड आ रहा है तो कंडेंसेशन. Now, you may notice students, vaporization and condensation सेम पॉइंट पे रहता है. ओके, टेम्परेचर उसका सेम पॉइंट पे रहेगा. ओके, एंड फाइनली वी हैव फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड आ रहा है तो वी कॉल इट फ्रीजिंग बोल सकते हो आप इसको. सो यहाँ पे सब्सटेंस फ्रीज हो जाता है. सॉलिड टू गैस अगर डायरेक्ट गया तो वी कॉल इट सब्लिमेशन. ये सब बेसिक से स्टूडेंट्स आपने कहीं ना कहीं सुना रहेगा. ये सब जस्ट रिवाइंड कराने के लिए, रिवाइज कराने के लिए ये चल रहा है. सो सब्लिमेशन एंड गैस टू सॉलिड, डिपोजिशन. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप से देखेंगे कि हाउ वी कन्वर्ट अ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस. अप टिल नाउ
आई होप आपको सब समझा रहेगा. कीप ऑन स्टडिंग. ऑल द वेरी बेस्ट.